टाइम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सी-टेट जुलाई 2023 सीडीपी का क्वेश्चन है। आज का जो भी आपका है, इसमें सारे क्वेश्चन सी-टेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आपका जो ऑनलाइन पेपर हुआ था। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को जो है आप लोग लाइक कर दीजिए। और आप लोग का कोई भी डाउट हो या कुछ आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग को वीडियो कैसा लगता है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को जो है आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक पेंसिल को पकड़ना डैश डैश कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को ढकेलना आपका डॉट डॉट है कौशल का उदाहरण है। आपको बताना है कि एक पेंसिल का पकड़ना कौन से कौशल का उदाहरण है और एक फुटबॉल को ढकेलना कौन से कौशल का उदाहरण है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए सूक्ष्म गतिक, सकल गतिक। ऑप्शन बी सामाजिक भावनात्मक। ऑप्शन सी सकल गतिक, सूक्ष्म गतिक, भावनात्मक। ऑप्शन डी भावनात्मक सामाजिक। आपको बताना है कि यहाँ पे एक पेंसिल को पकड़ना और जबकि फुटबॉल को ढकेलना कौन सा कौशल का उदाहरण है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, एक पेंसिल को पकड़ना जो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को ढकेलना सकल गतिक का उदाहरण है आपके कौशल का। पहले बच्चा जो है सकल जो गतिक होता है उसको सीखता है, फिर जाके उसका सूक्ष्म गतिक पे उसका पकड़ बनता है। जैसे जब बच्चा छोटा रहता है तो किसी भी चीज़ को वो पूरा पकड़ता है, फिर वो धीरे धीरे करते करते वो अपनी उंगलियों के सहारे पकड़ने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए, विकास एक निरंतर तरीके से होता है। ऑप्शन बी, बच्चों की विकास दर में विभिन्नताएं होती हैं। ऑप्शन सी, विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है। ऑप्शन डी, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है। आपको यहाँ बताना है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है। आपका यहाँ पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। ऑप्शन बी, बच्चों के विकास दर में विभिन्नताएं होती हैं। ऑप्शन सी, विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है। ऑप्शन डी, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है। आपका यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए, विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। ये गलत है, इसलिए आपका जो आंसर गलत है वही आंसर आपका यहाँ राइट है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका यहाँ जो और तीनों हैं आंसर वो विकास के जो है संदर्भ में जो है वो राइट है। यहाँ पे बच्चों की विकास दर में विभिन्नताएं होती हैं, ये भी आपका राइट है। विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है, ये भी आपका यहाँ सही है। और विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है, ये भी आपका यहाँ राइट है। क्वेश्चन 3, डॉट डॉट और फिर है आपका डॉट डॉट, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाएं हैं। आपको बताना है कि जब बच्चा छोटा होता है उसका जो प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है 2 से उसका 6 वर्ष का जो बच्चा होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है 2 से 6 वर्ष का होता है।
बताना है आपको कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं कौन सी हैं। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए धार्मिक संस्थाएं और कानून, ऑप्शन बी आस पड़ोस और सामाजिक नीतियाँ, ऑप्शन सी प्रिंट मुद्रक मीडिया और विद्यालय, ऑप्शन डी परिवार और आसपास। आपको बताना है कि बाल्यावस्था में जो है कौन सा प्राथमिक जो है सामाजिकरण संस्थाएं हैं। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी परिवार और आसपास। आपका यहाँ जो पड़ोस होता है और परिवार होता है ये जो है बच्चों का प्राथमिक सामाजिकरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे की स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। आपको यहाँ बताना है कि जो जीन पियाजे हैं उनके संज्ञानात्मक जो है विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे की स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए संवेदीगामक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे की स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में जो है बच्चा तर्क करने उसको आ जाता है और इस जो है एज में बच्चा आपका करीब 12 से 18 वर्ष का हो जाता है, तो उसमें जो है तर्क क्षमता विकसित हो जाती है, जिससे वो पता लगा लेता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में कि सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति उसमें समझ जो है आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किसे लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा वर्णित किया गया है। आपको बताना है कि निम्न में से किसे लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा वर्णित किया गया है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ऑप्शन बी निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, ऑप्शन सी आंतरिक वाक, ऑप्शन डी आत्मकेंद्रित वाक। आपको यहाँ बताना है कि निम्न में से लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा वर्णित कौन सा यहाँ पे है। आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन है। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ऑप्शन बी निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, और आपका ऑप्शन सी आंतरिक वाक, ऑप्शन डी आत्मकेंद्रित वाक। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास जो है आपका ये कोहल वर्ग का है। और आपका यहाँ जो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र है मतलब कि आपका जेडपीडी जो है आपका ये वाइगोत्स्की का है, ये आपका वाइगोत्स्की का है। और उसके बाद आपका यहाँ पे जो आंतरिक वाक दिया गया है इनर स्पीच, ये भी आपका वाइगोत्स्की का है। और आपका जो ऑप्शन डी है आत्मकेंद्रित वाक, ये जो आपका पियाजे ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया गया है। आपका ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए BF स्किनर, ऑप्शन बी लॉरेंस कोहल वर्ग, ऑप्शन सी लेओ वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड। आपको यहाँ बताना है कि जो कौन से जो हैं सिद्धांतकारी अधिगम के संदर्भ में समाजवादी संरचनावाद पर जोर दिया है। समाजवादी संरचनावाद। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की जो है ये सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिए हैं। और आपका यहाँ पे जो BF स्किनर है, BF स्किनर जो है आपका व्यवहारवादी हैं। और यहाँ पे आपका जो सिगमंड फ्रायड है वो मनोविश्लेषणवादी हैं।
और जो लॉरेंस कुहल वर्ग हैं, इनका जो है सिद्धांत था सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक ... कक्षा की विशेषताएं हैं। आपको बताना है करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक ... कक्षा की विशेषताएं हैं। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी प्रगतिशील, ऑप्शन सी अध्यापक केंद्रित, ऑप्शन डी निष्क्रिय। आपको यहाँ बताना है कि आपका कौन सा आंसर यहाँ पे राइट है। करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम जो है एक जो आपका यहाँ पे खाली स्थान है और कक्षा की विशेषताएं हैं। ये जो है आपका करके सीखना, खोजी अधिगम, सहभागी अधिगम, ये कौन सी कक्षा की विशेषताएं हैं आपको बताना है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी प्रगतिशील, ऑप्शन सी अध्यापक केंद्रित, ऑप्शन डी निष्क्रिय। आपका यहाँ जो करके सीखना, खोजीवादी अधिगम और सहभागी अधिगम जो है ये आपका प्रगतिशील जो है प्रगतिशील कक्षा की विशेषताएं हैं। और जो प्रगतिशील कक्षा के जॉन डीवी जो है इन्होंने लैब भी खोले थे और ये प्रगतिशील शिक्षावादी के इन्हें जनक माना जाता है और प्रगतिशील शिक्षावादी के ये प्रेरता थे। और इन्होंने शिकागो में जो है स्कूल खोले थे और इन्होंने बच्चों को करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम पे जोर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास प्रकार की बुद्धि है। आपको यहाँ बताना है कि राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए अंतःव्यक्ति, ऑप्शन बी भाषाई, ऑप्शन सी शारीरिक गतिक संवेदी, ऑप्शन डी संगीतात्मक। आपका यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है, क्योंकि यहाँ राधा जो है एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। तो हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास जो है किस प्रकार की बुद्धि है। 4 ऑप्शन है, अंतःव्यक्तिक, भाषाई, शारीरिक गतिक संवेदी और आपका जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी संगीतात्मक। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी शारीरिक गतिक संवेदी। शारीरिक गतिक संवेदी जो है आपका यहाँ पे जो राधिका है एक खिलाड़ी जो है वो अपना जो खिलाड़ी है तो उसका जो है मांसपेशी उसका वर्क करेगा। तो यहाँ पे इसीलिए जो है शारीरिक गतिक संवेदी प्रकार की बुद्धि उसमें है और एक वो अच्छी नृत्यांगना भी है। जब वो खिलाड़ी भी है तो उसके हाथ पैर और ये जब जो है मांसपेशियाँ जो है उसके अच्छे से डेवलप है जिससे वो खेलती है। तो उसी तरह से वो नृत्यांगना भी एक अच्छी है। तो हावर्ड गार्डनर के अनुसार वो जो है शारीरिक गतिक संवेदी उसके पास जो है बुद्धि है। और हावर्ड गार्डनर जो थे वो बहुबुद्धि सिद्धांत दिए थे और उन्होंने एनसीईआरटी में जो है 8 प्रकार की बहुबुद्धि सिद्धांत को जो है बारे में बताया है, बुद्धि के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आपका जो हावर्ड गार्डनर है उनकी जो बुद्धि है 8 प्रकार की, मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए हैं और आप जाके वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको पूरी बुद्धि जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत आपको पता चल जाएगा हावर्ड गार्डनर के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए ... को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आपको बताना है यहाँ पे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए ... को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है, मातृभाषा, ऑप्शन बी विदेशी भाषा, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन डी केवल सांकेतिक भाषा। आपको बता रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2000 एनईपी जो आया था आपका 2020 जो है उसके अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों को शिक्षा के लिए
कौन सी इसमें जो है भाषा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? 4 भाषा है आपका यहाँ, मातृभाषा, विदेशी भाषा, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन डी केवल सांकेतिक भाषा। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका मातृभाषा, मदर टंग जो है आपका। बच्चों को जो है शिक्षा मातृभाषा में देना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। और जो आपका यहाँ पे NEP ने भी ये बताया था, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अनुसार भी उसने बताया था मातृभाषा। और आपका जो NCR 2005 है उसमें भी लिखा गया है कि आपका जो बच्चों का प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है? आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, लड़कियां लड़कों की तरह ही शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम हैं। ऑप्शन बी, लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं। ऑप्शन सी, लड़के और लड़कियां दोनों खेलों में अच्छा करने की सक्षमता है। ऑप्शन डी, लड़कियां लड़कों की ही तरह शिक्षा और परिवार दोनों को संभाल सकती हैं। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पे कथन रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। लड़कियां लड़कों की तरह ही शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम हैं, लड़कियां हमेशा व्यवहार कुशल करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं। ऑप्शन सी, लड़के और लड़कियां दोनों खेलों में अच्छा करने की सक्षमता है। ऑप्शन डी, लड़कियां लड़कों की ही तरह शिक्षा और परिवार दोनों को संभाल सकती हैं। आपका यहाँ जो रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है वो आपका ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन बी है, क्योंकि यहाँ पे है लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं। आपका जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन आपका बी राइट है। यहाँ पे जो कथन है आपका लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं, ये कथन जो है रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षा द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है? आपको यहाँ बताना है कि शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, प्रदूषण क्या होता है। ऑप्शन बी, प्रदूषण किन कारणों से हो सकता है। ऑप्शन सी, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन डी, अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। आपको यहाँ बताना है कि शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देगा। यहाँ पे आपको बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना है, तो आपको बच्चों को कैसा प्रश्न आप पूछेंगे। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, प्रदूषण क्या होता है। ऑप्शन बी, प्रदूषण किन कारणों से हो सकता है। ऑप्शन सी, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। और आपका जो ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन डी है, अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, आपको बताना है यहाँ पे। तो आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। ये जो आपका प्रश्न है इससे बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देगा, क्योंकि वो अपने शहर के प्रदूषण को जो है नियंत्रण कैसे करते हैं उसके बारे में वो पता लगाएंगे, तो जो उनके में है वो सृजनात्मकता आएगी और समस्या का भी समाधान कौशल को भी बढ़ावा देगा। यहाँ पे प्रदूषण क्या है ये एक परिभाषा को यहाँ पूछा गया है, तो वो बता देगा बच्चा, उसमें जो है सृजनात्मकता उसका नहीं आएगा और उसमें कोई किसी प्रकार का समस्या समाधान का कौशल का विकास नहीं होगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, प्रदूषण कितने प्रकार का है, ये भी आपका एक जो है आपका राइट ऑप्शन नहीं है। और आपका जो ऑप्शन सी है वो भी राइट नहीं है। आपका यहाँ जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी, अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, ये आपका ऑप्शन राइट है, क्योंकि इसमें बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पठन वैकल्य से जूझने वाले शिक्षार्थी में और गुणज वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी में
सापेक्ष रूप से चुनौती महसूस करते हैं। आपको यहाँ बताना है कि जो पठन वैकल्य है उससे जूझने वाले विद्यार्थियों में और गूढ़ वैकल्य में जूझने वाले विद्यार्थी इसमें से किस सापेक्ष रूप से चुनौती को महसूस कर रहे हैं। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वाचन और लिखने अंकों के हेर फेर, ऑप्शन बी अंकों के हेर फेर शब्दवर्तनी, ऑप्शन सी शब्दवर्तनी शारीरिक समन्वयता, ऑप्शन डी शारीरिक समन्वयता कहानी लेखन। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका वाचन और लिखने अंकों के हेर फेर में, क्योंकि यहाँ पठन वैकल्य पूछा है तो पठन वैकल्य में वाचन और लिखने के है। और आपका यहाँ गूढ़ज वैकल्य है, मतलब कि अंकों में उसे गणित में उसे जो है समस्या से वो जूझ रहा है। तो यहाँ पे जो अंकों के हेर फेर है ये आपका यहाँ राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। आपको यहाँ बताना है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का नामकरण करना, ऑप्शन बी माता पिता को उनके बच्चे की शिकायत करना कि वह क्या करने में असक्षम है, ऑप्शन सी विद्यार्थियों में तुलना करना और पदानुक्रमता स्थापित करना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उन्हें सामर्थ्य को समझाना। आपको बताना है कि मूल्यांकन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। आपका यहाँ जो ऑप्शन ए है प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का नामकरण करना, ये आपका जो है यहाँ पे राइट नहीं है, क्योंकि यहाँ विद्यार्थियों को प्रदर्शन के आधार पर कभी भी नामकरण नहीं करना है। और आपका यहाँ माता पिता को उनके बच्चों की शिकायत करना कि वह क्या करने में असक्षम है, ये भी आपका जो ऑप्शन राइट नहीं है, क्योंकि बच्चे में जो भी कमियां हैं आप उसे देखिए और सुधार करिए, तभी आप अच्छे से उसका मूल्यांकन कर पाएंगी। और उसके बाद आपका जो ऑप्शन सी है विद्यार्थियों में तुलना करना और पदानुक्रमता स्थापित करना, जो है विद्यार्थियों में जो है तुलना कभी नहीं करना चाहिए और उन्हें पदानुक्रमता से स्थापित नहीं करना चाहिए। आपका यहाँ जो ऑप्शन डी है विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को समझना, आपका यहाँ जो ऑप्शन डी है ये आपका राइट है, क्योंकि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यही है। आपका ऑप्शन आपका जो डी है विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को समझना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है। आपको यहाँ बताना है कि समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए विविध जरूरतों वाले विद्यार्थियों को अलग अलग स्कूल में पढ़ाना, ऑप्शन बी एक ऐसी स्कूल व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की जरूरतों की पूर्ति हो, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को स्कूल में दाखिला देकर उस पर स्कूली व्यवस्था में समायोजित होने का भार डालना। आपको यहाँ बताना है कि समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है जो विविध जरूरतों वाले विद्यार्थियों को अलग अलग स्कूल में पढ़ाना है। ये आपका जो है जब बच्चों की ज़रूरतों के आधार पर उन्हें अलग अलग बांटेंगे तो वो जो है आपका शिक्षा समावेशी शिक्षा रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा में जो सारे बच्चों को एक साथ समावेश करके पढ़ाना है। और आपका यहाँ जो ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना, ये भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि बच्चों को कभी भी उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें अलग अलग समूहों में नहीं बांटना है। अगर आप उन्हें अलग अलग समूह में बांट ही देंगे तो ये भी आपका सामाजिक समावेशी शिक्षा जो है उसका कोई मतलब ही नहीं है। और इसके बाद आपका जो ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को स्कूल में दाखिला देकर उस पर जो है स्कूली व्यवस्था में संयोजित होने का भार डालना। आपको जो बच्चों पे है किसी भी प्रकार का भार नहीं डालना है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी एक ऐसी स्कूल व्यवस्था स्थापित करना जहाँ सभी विद्यार्थियों को ज़रूरतों की पूर्ति हो, क्योंकि कोई बच्चा अगर आपका जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो देखने में असक्षम है, उन्हें नहीं दिखाई देता है, तो उन्हें आप जो है आगे बैठाएंगी और उस पर ध्यान देंगी कि आप
बच्चा लिख रहा है नहीं लिख रहा है, उसे दिखाई दे रहा है या फिर और कोई प्रॉब्लम है, तो उसका जो है समस्या का आप निदान करेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपको यहाँ बताना है कि एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, अन्य बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कुछ छात्रों की उपेक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम करना चाहिए। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। ऑप्शन डी, कक्षा में एक भयभीत वातावरण बनाना चाहिए। आपको यहाँ बताना है कि एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, अन्य बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कुछ छात्रों की उपेक्षा करनी चाहिए। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम करना चाहिए। विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। ऑप्शन डी, कक्षा में एक भयभीत वातावरण बनाना चाहिए। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम जो है उसको कराना चाहिए। विद्यार्थियों की जो है किस प्रकार की कौन से विद्यार्थी हैं उनको उनका समस्या का जो है समाधान करके उन्हें पढ़ाना है। और यहाँ पे जो है अन्य बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कुछ छात्रों का उपेक्षा करना चाहिए। ये आपका जो ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि बच्चों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और आपका यहाँ जो ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों के सीखने के स्तर का कोई महत्व नहीं देना चाहिए, ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। और आपका जो ऑप्शन डी है, कक्षा में एक भयभीत वातावरण बनाना चाहिए, ये भी आपका गलत है, क्योंकि कक्षा में जब आप भयभीत वातावरण रखेंगी तो बच्चे जो है पढ़ेंगे ही नहीं आपका, और आपसे डरे हुए रहेंगे। चलिए आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ, और आज के क्वेश्चन जो थे आपके 15 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, और आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपके पास जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो, आप लोग उसमें जो है ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।